ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, उसको डिस्कस करता हूँ बहुत डिटेल में। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप लोगों को आज। डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल रही है सर, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो रही है, अच्छी बात है। थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करने के लिए ही ये सब करवाया जा रहा है। ठीक है, कैसे काम करना होता है फील्ड में वो भी समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नए नए थॉट्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है। दिमाग की बत्ती जल रही है सुषमा सिंह, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक निकल के आ रही है, वेरी गुड। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये भी समझ में आ रहा है, वेरी गुड पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं, सीखते रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को केस स्टडी। ठीक है, जो GS4 पेपर है, इथिक्स का पेपर, बहुत अच्छा पेपर। ठीक है, उससे आप जो पहले की पर्सनालिटी रहेंगे बिना पढ़े हुए, और पढ़ने के बाद जब देखेंगे GS4 तो अलग ही पर्सनालिटी आपकी निकल के आएगी। ठीक है, आप डिस्कस करते हैं आज हाउ बेस्ट टू सेटअप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत थिएटर कमांड। ठीक है, अब ये होता क्या है, किस बारे में है, उसको थोड़ा सा समझाता हूं। थोड़ा सा आपको रिव्यू, पहले एक थोड़ा सा कहानी समझा देता हूं, उसके बाद उसमें डिटेल में समझेंगे है क्या। ठीक है, कि जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि अगर आप बहुत लोग इसमें में भी आर्मी बैकग्राउंड से होंगे, उनके घरों में कोई कई लोग आर्मी के होंगे या नहीं भी होंगे, तो आप लोग देखते होंगे जहां से भी हों तो कि क्या होता है कि अगर आर्मी का कोई हेडक्वार्टर है तो आर्मी के लोग ही उसमें रहते हैं। अगर एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है तो एयरफोर्स के लोग रहते हैं। अगर नेवी का कोई हेडक्वार्टर है या नेवी का कोई भी बटालियन है, कोई भी प्लाटून है, कहीं पे है, या उसको बोलते हैं कमांड सेंटर, तो नेवी के लोग ही वहां रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी बड़े प्रदेश में या किसी भी बड़े उसमें जगह में चले जाइए, तो उसमें देखते होंगे आप कि जो आर्मी का जो बटालियन है या आर्मी का जो कमांड सेंटर है, उसमें आर्मी के हथियार और आर्मी के लोग ही रहते हैं। ठीक है, नेवी के देखा होगा तो नेवी के लोग रहते हैं, और एयरफोर्स का देखा होगा तो एयरफोर्स के लोग ही ज्यादातर हर जगह रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे देश में 19 जो क्या नाम कमांड सेंटर हैं। ठीक है, 19 कमांड सेंटर, उसमें से 15 के आसपास है क्या नाम आर्मी का कमांड सेंटर है पूरे देश में। हर जगह देखा होगा आपने, लखनऊ वेस्टर्न कमांड सेंटर, ईस्टर्न कमांड सेंटर, साउथ सदर्न कमांड सेंटर। इसी तरीके से एयरफोर्स के तीन क्या नाम कमांड सेंटर है। ठीक है, हैदराबाद में है एयरफोर्स स्टेशन जिसको बोलते हैं, एयरफोर्स स्टेशन हर जगह पे अलग अलग है। ठीक है, लखनऊ, कोलकाता, गुजरात, जोधपुर, ठीक है, ऐसे 5-7 स्टेशन हर जगह एयरफोर्स के हैं। नेवी के इसी तरीके से 2 स्टेशन है, एक क्या नाम ईस्टर्न नवल कमांड और दूसरा वेस्टर्न नवल कमांड। ईस्टर्न मतलब पूर्वी नवल कमांड और दूसरा पश्चिमी नवल कमांड, या जो मुंबई में है, और क्या नाम ईस्टर्न वाला कहां पे है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो जब ईस्टर्न नवल जो कमांड है नेवी का, वहां पे केवल नेवी के हथियार और नेवी के लोग ही रहते हैं। ठीक है, और जो वेस्टर्न नवल कमांड है यानी कि नेवी का जो है, वो वहां पे वेस्टर्न में ही यानी कि पश्चिमी हिस्से में नेवी के लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब जहां पे एयरफोर्स के स्टेशन है तो वहां पे केवल एयरफोर्स का हथियार और एयरफोर्स के लोग ही रहते हैं, और जहां पे आर्मी का स्टेशन है वहां पे आर्मी के लोग रहते हैं, आर्मी का हथियार रहता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, पूरे देश में, हमारे कंट्री में, पूरे देश में टोटल मिला के 17 के आसपास 19 कमांड सेंटर है। ठीक है, 19 कमांड सेंटर है, 19 कमांड सेंटर। उसमें ये तीनों मिला के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों को मिला के इतने कमांड सेंटर हैं। अब कमांड सेंटर से मैंने बता दिया कि आर्मी का कमांड सेंटर, एयरफोर्स का कमांड सेंटर और नेवी का कमांड सेंटर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह स्थित है। ठीक है, नेवी का 2 जगह पे है, ये ईस्टर्न कमांड सेंटर, ये वेस्टर्न कमांड सेंटर। ठीक है, एयरफोर्स का 3 से 4 जगहों पे है। ठीक है, एक क्या नाम यहाँ पे हैदराबाद में है। ठीक है, एक चेन्नई में है। ठीक है, कलकत्ता में है, गुजरात में है, जोधपुर में है, और ये क्या नाम जम्मू कश्मीर में है। उसी तरीके से क्या नाम 12 से 13 उसके आर्मी के हेडक्वार्टर हैं, जैसे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल कमांड। ठीक है, ईस्टर्न सेंट्रल कमांड, सदर्न सेंट्रल कमांड, ये वेस्टर्न सेंट्रल कमांड। इस तरीके से करके देखा होगा आप लोगों ने, ये सेंट्रल कमांड अलग अलग जगहों पे आर्मी के टुकड़ियां, जिसको सेंट्रल कमांड बोलते हैं, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर वहां पे अधिकारी होता है 4 स्टार रैंक का, लेफ्टिनेंट जनरल जिसको बोलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एक न किसी एक कमांड सेंटर को हेड करता हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर गए हों
या राजस्थान गए हों, कभी जोधपुर अगर गए हों तो वहां पे देखा होगा कि जोधपुर का अलग टीम यूनिट है आर्मी की, जो एयरफोर्स की अलग है। या फिर कहीं अगर कलकत्ता वगैरह कहीं गए हों, विशाखापट्टनम वगैरह, तो देखा होगा वहां पे क्या नाम, आर्मी का अलग हेडक्वार्टर, अलग वो कमांड सेंटर रहता है और एयरफोर्स का अलग रहता है। कभी देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? कभी कभी देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने ये कि आर्मी का सेंटर अलग होता है, आर्मी का कमांड सेंटर, नेवी का कमांड सेंटर और एयरफोर्स का कमांड सेंटर अलग होता है ना? देखा है या नहीं? हाँ, लद्दाख और जम्मू का एक ही है, उसको बताता हूं अभी। ठीक है, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, तो ऐसे टाइम पे होता क्या है कि अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, तो या फिर हमको जम्मू रीजन में हमको पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, ठीक है, तो अगर हमको एयरफोर्स की जरूरत है, तो अगर हमको एयरफोर्स की जरूरत है तो एयरफोर्स हमारे आर्मी सेंटर के पास नहीं है, वो कहीं दूर पे है, उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन जिसको बोलते हैं, और आर्मी का सेंटर कहीं और दूर दूर है। ठीक है, आर्मी का सेंटर दूर है, आर्मी का हेडक्वार्टर नहीं देखा है आप लोगों ने, कहीं कमांड सेंटर नहीं देखा है? कोई लखनऊ एरिया से, इस सब एरिया से है, पटना में भी तो है कमांड सेंटर आर्मी का, कलकत्ता में भी है, अगर वहां देखा होगा तो कलकत्ता में जिसको कैंट एरिया बोलते हैं आर्मी का, देखा होगा सभी ने, या कोई एयरफोर्स का स्टेशन देखा होगा, एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है, देखा होगा सभी ने, नहीं देखा? नेवी का स्टेशन भी नहीं देखा, चले कोई बात नहीं, नहीं देखा हो तो होता है ये कि एयरफोर्स का स्टेशन हो अलग अलग शहरों में होता है। ठीक है, गूगल क्या नाम, आर्मी का स्टेशन अलग अलग शहरों में होता है, जिसको बोलते हैं कमांड सेंटर। ठीक है, अलग अलग शहरों में होता है, देखा होगा सभी, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, एक बार गूगल पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि आर्मी के कमांड सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं, आर्मी के कहाँ कहाँ पे हैं, एयरफोर्स के कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे एयरफोर्स का क्या नाम एक दिंदुगल में है, जहाँ पे अगर आप लोगों ने आफ कैट की परीक्षा दी होगी या फिर सीडीएस का दिया होगा या एनडीए का फॉर्म भरा होगा, तो अगर आप एनडीए के थ्रू सिलेक्ट होते या सीडीएस के थ्रू सिलेक्ट होते तो आप एयरफोर्स स्टेशन दिंदुगल जो हैदराबाद में है वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेवी में सिलेक्ट होते तो आप नवल कमांड सेंटर, इधर वेस्टर्न कमांड सेंटर, वहां पे उसके लिए जाते। ठीक है, इलाहाबाद में अगर आप लोगों ने ये एसएसबी दी होगी तो इलाहाबाद में एक सेंटर है आर्मी का। ठीक है, उसी तरीके से गुजरात में आर्मी का सेंटर है, हर एक मेजर डिस्ट्रिक्ट में, मेजर इलाकों में ये आर्मी का सेंटर है। ठीक है, कमांड सेंटर जिसको बोलते हैं, वहां पे आर्मी के लोग रहते हैं, वहां आर्मी के हथियार रहते हैं और आर्मी की पूरी पूरी प्रॉपर यूनिट रहती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको इंडिया है और इंडिया की साइड यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है। ठीक है, यहाँ चाइना है। ठीक है, अब हमारे जो मेजर दो यही दुश्मन है, एनिमी जिसको बोला जाता है। ठीक है, हमारे जो मेजर दुश्मन यही है, पाकिस्तान और चाइना। अब मान लीजिए कभी गुजरात साइड में पाकिस्तान से लड़ाई हुई, गुजरात साइड में। ठीक है, अब गुजरात साइड में लड़ाई हुई तो वहां की जो आर्मी होगी सबसे पहले वो रिस्पांस देगी, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ऊपर से हमको एयरफोर्स की जरूरत पड़ गई या फिर नेवी की जरूरत पड़ गई, नेवी के हथियारों की जरूरत पड़ गई, एयरफोर्स के हथियारों की जरूरत पड़ गई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी एयरफोर्स को बताना पड़ेगा कि आप अपनी हथियार लेके इस जगह पे आइए, इतने टाइम पे आइए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हमको तीनों सेनाओं का एक साथ जरूरत पड़ गई कहीं पे लड़ाई में, तो हमारी तीनों सेनाएं अभी एक साथ इकट्ठा होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, खर्चे बहुत आएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि जो अगर आप लोगों ने कारगिल युद्ध के बारे में थोड़ा सा देखा हो, मैंने बोला था सभी को प्रधानमंत्री सीरियल देखने के लिए, प्रधानमंत्री सीरियल में आज आप सभी लोग देख लीजिएगा, उसमें कारगिल युद्ध के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री सीरियल एबीपी न्यूज पे है, उसमें प्रधानमंत्री सीरियल में ये दिखाया गया है कारगिल युद्ध कैसे कैसे हुआ, कारगिल युद्ध क्यों हुआ। अब कारगिल युद्ध जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसमें क्या जो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा पढ़ा हो तो उसमें ये था कि कारगिल में बहुत सारे हमारे 2000 से ज्यादा लगभग हमारे जवान मारे गए थे। उसका कारण ये था कि जो पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग थे वो बहुत 13,000 फीट की ऊंचाई पे बैठे हुए थे और हम नीचे थे। तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी पहले कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, किसी पॉइंट को कब्जा करेंगे। ठीक है,
उस पॉइंट को कब्जा करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत सारे अपने आर्मी हीरोज का नाम सुना होगा, जैसे विक्रम बत्रा, उनकी जो अभी मूवी भी आई थी अभी, ये दिल मांगे मोर करके, ठीक है, सौरभ कालिया, बहुत सारे ऐसे हमारे वीर शहीद उसमें शहीद हो गए थे, उनकी कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी शायद, ठीक है। आर्मी ने वो उस ऑपरेशन का नाम चलाया था ऑपरेशन विजय, ठीक। तो क्या हुआ था जब उसमें कारगिल युद्ध हुआ था, तो यहां पे ये मान लीजिए कोई भी ट्रेन है, ये 13,000 फुट पे कोई एक पहाड़ है, ठीक है, यहां पे पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई थी और हमारी इंडियन के लोग यहां नीचे थे, ठीक है, नीचे थे। तो ये अब अगर कोई ऊपर होगा और कोई नीचे होगा, तो अगर कोई दुश्मन ऊपर है तो यहां से इन लोगों को मारना बड़ा आसान है। तो इसीलिए आप लोगं ने देखा होगा जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे कई सारे वीर जवान शहीद हुए थे, 2000 के आसपास कम से कम इतने जवान शहीद हुए थे, ठीक है। तो हमारी पहले स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी ये थी कि हम आसपास के इलाकों से जाएंगे और ऐसी पीक जो होंगी बहुत सारी ऊपर टेलीग्राफी भी होगी, हाँ, उसको क्या करेंगे, हम कब्जा करेंगे। तो इस क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी उतनी फुल प्रूफ नहीं थी, इसीलिए बहुत सारे हमारे जवान शहीद भी हुए थे। तो बाद में हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी, तो हमने फिर आर्मी के बजाय एयरफोर्स से यहाँ पे स्ट्राइक करवाई। तो एयरफोर्स बाद में आया था, एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था उस टाइम पे, ठीक है। तो हमारे जो 1972 के बाद से पहली बार हमारे एयरफोर्स के ये जो हवाई जहाज से MiG-29 और हेलीकॉप्टर्स ये सब उन्होंने लड़ाई की, तो 2 दिन में ये युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। 2 दिनों में इनको सब पूरा खत्म कर दिया गया, इन लोगों को, ठीक है, इन लोगों को पूरा खत्म कर दिया गया। तो हम लोगों ने इस तरीके से ऑपरेशन कारगिल पे इस तरीके से हमने फतेह हासिल की थी। तो हमने इसमें ये देखा था 1900 जब ये लड़ाई हुई, इतने सारे लोग मारे गए, तो एक भारत सरकार ने एक कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी 1999 में, कारगिल रिव्यू कमेटी, ठीक है। तो कारगिल रिव्यू कमेटी में 2 कमेटी बनाई गई थी। पहले एक कमेटी थी जिसको बोलते हैं नरेश चंद्रा कमेटी, उनको ये काम दिया गया था कि आप ये पता कीजिए कि किस वजह से ये हमारी इतनी सारे जवानों की मौत हुई, क्या कारण था, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो कमेटी में ये बताया कि कारण ये था कि हमारी जो आर्मी और एयरफोर्स और जो तीनों सेनाएं हैं उसमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन यानी कि तालमेल नहीं था। अब आप खुद ही देखिए, पहले आर्मी लड़ रही थी, तो अगर हमको पता था कि हमारे ये जो दुश्मन है वो इतने ऊंचाइयों पे बैठा हुआ है, तो अगर हम दोनों तरफ से अटैक करते, आर्मी नीचे से करती, एयरफोर्स ऊपर से करती पहले दिन से ही, तो शायद इतनी क्षति ना होती हमारी। लेकिन हमने बाद में पहले आर्मी ने हम सोचा कि यहां से अटैक करके उसको हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब क्या हुआ, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होने लगी, बहुत लोग मारे गए उसमें, तो बाद में एयरफोर्स आया, ठीक है। बाद में एयरफोर्स आया था। तो अब क्या हुआ कि इसमें नरेश चंद्रा कमेटी ने बनाया कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसमें आपस में तालमेल नहीं है, इसी की वजह से हम ये इतने सारे क्या नाम जवानों की इसमें डेथ हुई है, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा था कि हमको क्या करना चाहिए, आने वाले समय में हमको एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना चाहिए, मतलब एकीकृत थिएटर कमांड बनाना चाहिए। फिर बाद में एक और कमेटी बनी जिसका नाम था DB सेटकर कमेटी, सब मैंने डिटेल में अपने PDF में लिखा है, आप बस कहानी सुनिए। तो DB सेटकर कमेटी बनी, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि हमारी जो ये अभी जो करंट की आर्मी यूनिट्स हैं अलग अलग जगहों पे स्थित हैं, वेस्टर्न कमांड, ये कमांड, वो कमांड, जो 19 तरीके से कमांड है उनको मर्ज करके केवल 5 तरीके कमांड बनानी चाहिए, वो भी भौगोलिक आधार पे और फंक्शन यानी कि फंक्शन के आधार पे, काम के आधार पे, ठीक है। अब उन भौगोलिक आधार पे, काम के आधार पे जो फोर्स बनाई जाएगी वो कैसे होगी वो जरा समझते हैं। उन्होंने दोनों कमेटी ने ये बताया कि ये काम करना चाहिए कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया कि अभी अगर आप लोग परिस्थिति जाने अगर इंडिया की, तो एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पे है, तो मान लीजिए आर्मी के स्टेशन यहाँ पे है और नेवी के स्टेशन यहाँ पे, ये एयरफोर्स हो गया, ये आर्मी हो गया, ये नेवी हो गया। अगर इन तीनों को इकट्ठा करना है एक समय पे, मान लीजिए कोई युद्ध छूट गया और इन तीनों को इकट्ठा होना है एक टाइम पे, तो ये यहां से आएंगे, ये यहां से आएंगे, ये यहां से आएंगे, ठीक है। तो यानी कि इनको आपस में एक जगह इकट्ठा होने में काफी टाइम लगेगा, काफी पैसे खर्च होंगे, लॉजिस्टिक खर्च होगा, बड़ा प्लानिंग लगेगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर कोई युद्ध हुआ तो इन तीनों सेनाओं को एकीकृत होने में, सामंजस्य बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, और क्या पता आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग में आपस में ना बने उस टाइम पे।
अगर उस टाइम पे नहीं बनेगी तो हम लड़ाई हार भी सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हम 1962 में हार भी चुके हैं, ठीक। तो इसी वजह से अब ये नया कॉन्सेप्ट इसमें ये आया, नया कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि हम क्या करें, कि अब हम क्या करें कि जो भी कोई भी हम यूनिट तैयार करें, कहीं भी अगर कोई भी यूनिट रहती हो वहां पे क्या नाम, अगर कोई भी यूनिट रही हो तो वहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के अलग अलग सेनाओं के लोग एक साथ एक यूनिट पे रहें, ठीक है, तीनों सेनाओं के लोग एक साथ एक यूनिट पे रहें। बात समझ रहे हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए मैं हर जगहों से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का यूनिट हटा दूं और तब क्या किया जाए, उसमें हम केवल 5 जगहों पे, 5 से 6 जगहों पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों लोगों को आपस में साथ में ही रखें, ठीक है, साथ में रखें और साथ में ही वो लोग काम करें, साथ में ट्रेनिंग करें, साथ में हथियारों को, एक दूसरे के हथियारों से सही से हम पहचान हम हासिल कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत फायदे होंगे, अभी फायदे देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट तब से सन 1999 में कमेटी में बताया गया, उसके बाद से कई सरकारों ने उसका प्रयास भी किया कि इसको किया जाए। तो उसमें एक बात और ये बताई गई थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना चाहिए, सीडीएस, जो सीडीएस पहले बने थे ना, जनरल बिपिन रावत, जो जिनकी एक दुखद उसमें घटना में मृत्यु हो गई थी ना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जनरल बिपिन रावत, सुना होगा आप लोगों ने, 1-1.5 साल पहले जब जनरल बिपिन रावत की सुबह सुबह हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो हमारे पहले जो सीडीएस थे, जिनको बोला जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो थे, ठीक है। तो इनको ये काम दिया गया था, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट द्वारा, कि आप ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के लिए आप कैसे भी प्लानिंग करिए, लोगों को समझाइए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक साथ लेके आइए और कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम, इस दिशा में काम कीजिए, ठीक है। तो जनरल जो बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से काम भी कर रहे थे। बाद में फिर इनकी दुखद मृत्यु हो गई। अब उसके बाद दूसरे सीडीएस अभी बने हैं, सीडीएस अभी दूसरे बने हैं, उनका दूसरे जो सीडीएस बने उनका सभी नाम बताइए, क्या नाम, क्या बने हैं वो, क्या नाम है उनका, जो दूसरे सीडीएस बने हैं, जनरल क्या नाम है उनका, सभी लोग नाम बताइए उनका, जो नए सीडीएस बने अभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाँ बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। चीफ देखिए, मैंने ये कहा कि अभी क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में है, ठीक है। जनरल अनिल चौहान, हाँ, अलग अलग हिस्सों में है। तो अगर मान लीजिए कोई भी लड़ाई होती है तो एक साथ तीनों सेनाओं का आने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, पैसे की खर्चा होगा, और क्या पता वो लोग एक साथ आने के बाद उनमें उस तरीके का तालमेल रहे या ना रहे, ठीक है। तो इसी चीज को जब कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, जब कारगिल में इतने सारे हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी, नरेश चंद्रा कमेटी। नरेश चंद्रा ने भी उनको ये टास्क दिया गया था कि किस वजह से हमारी इतनी क्षति हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारे सेनाओं में आपस में तालमेल नहीं था, इसी वजह से जो एयरफोर्स बाद में आई, वो एयरफोर्स पहले आ जानी चाहिए थी, तब अगर पहले आ गई होती तो हम कारगिल युद्ध बहुत पहले ही जीत चुके होते, ठीक है। तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने चाहिए। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब क्या है कि जो अभी भारत में जो अलग अलग सेनाओं की जो 19 टुकड़ियां अलग अलग जगहों पे हैं, उनको आप 19 से कम करके 5 जगह कर दीजिए, 5 जगह, ठीक है। और क्या कर दीजिए कि हर एक जगह पे क्या कर दीजिए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों सेनाओं के लोगों को एक साथ रखिए, एक जगह पे रखिए, और इन तीनों सेनाओं का हथियार एक साथ रखिए, इन तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग एक साथ हो, ठीक है। जिससे कि अब बहुत सारे फायदे हैं, कि अब फायदे क्या होंगे अभी आप ही लोग बताएंगे क्या फायदे होंगे। तो अब इनको यह बताया गया था उस टाइम पे कि केवल 5 जगहों पे क्या रखा जाए कि हमारी जो तीनों सेनाओं को एक टुकड़ी केवल 5 जगह पे रखी जाए। वो कौन कौन सी जगह है, एक तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरा ये नॉर्थ ईस्ट जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तीसरा सदर्न में, साउथ में यानी कि दक्षिण में, तीसरा गुजरात और राजस्थान में एक यहाँ पे,
ठीक है, और एक बीच में, ठीक है, एक बीच में, ठीक। तो इतनी जगहों पे एक जिसको बोला जाता है सेंट्रल कमांड बोला गया। तो इन 5 जगहों पे केवल टुकड़ियां रखी जाएं, जिसमें हर एक जगह पे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लोग होंगे, वहां के उनकी उनकी हथियार होंगे, और वही लोग वहां पे रह रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई अभी कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है, क्या बात की जा रही है, समझ में आई। तो आप लोग अभी इसमें बताएंगे इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ठीक है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जिसको बोला गया एकीकृत थिएटर कमांड, ठीक है। कमांड क्या हुआ कि इसका मतलब है कि इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग एक साथ आके रहेंगे। अभी जो आर्मी और नेवी, एयरफोर्स के लोग होते हैं वो अलग अलग जगहों पे अपनी 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 टुकड़ियों के साथ रहते हैं। आर्मी के लोग होगा तो आर्मी की टुकड़ी के साथ रहेगा, नेवी की टुकड़ी होगी तो नेवी की टुकड़ी के साथ रहेगी, एयरफोर्स की टुकड़ी होगी तो एयरफोर्स की टुकड़ी के साथ रहेगी। लेकिन अगर इस तरीके का कोई इसमें सिस्टम बनाया जाता है जहां पे तीनों सेनाओं के लोग आपस में साथ में आके रहेंगे, ठीक है, तो इस जगहों से ये बताया गया था कि 5 जगहों पे बनाई जाएगी। तो जो हमारे सीडीएस अभी जो एक्सपायर हो गए उनको ये टास्क दिया गया था कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाया जाए इस तरीके का, ठीक है। जिनकी अभी डेथ हो गई तो अब वो काम पेंडिंग हो गया है। तो अभी जो नए सीडीएस आए हैं जनरल अनिल चौहान, उनको ये काम दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इसको किया जाए, ठीक है। अब आप लोग बताइए इसका फायदा क्या होगा। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा, थिएटर कमांड बन जाएगा तो इसका फायदा क्या होगा, सोचिए आप लोग, थोड़ा सा सोच के बताइए इसका फायदा क्या होगा। फायदा क्या होगा सभी लोग बताइए। मान लीजिए 3 अलग अलग लड़ाके एक साथ आ गए, ठीक है। तो अब मगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर रीजन में अगर मैं ये स्टेब्लिश कर दूं, तीनों लोग एक साथ आ जाएं, तो कल को मान लीजिए हमसे चाइना की लड़ाई होती है, ठीक है। हमको एयरफोर्स और आर्मी के लोगों की एक साथ जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आर्मी होगी, हमारी जो ये तीनों सेनाएं होंगी, उसमें तालमेल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। उसमें तालमेल करना आसान हो जाएगा। वो तालमेल से एक दूसरे के साथ प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं कि कहां पे एयरफोर्स की जरूरत है, कहां पे नेवी की जरूरत है, कहां पे आर्मी की जरूरत है। तीनों सेनाओं के लोग आपस में बैठेंगे, वहां पे डिसाइड होगा, जिससे कि बेस्ट जो स्ट्रेटजी होगी वो निकल के आएगी। जब बेस्ट स्ट्रेटजी निकल के आएगी, मान लीजिए जैसे गलवान वैली है जो अभी जहां पे विवाद चल रहा है, गलवान वैली जो जम्मू कश्मीर में है, वो बहुत ही ऊंचाइयों पे है, ठीक है। वहां पे आर्मी के लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर लड़ाई हो जाए, अगर वहां से ऊपर से एयरफोर्स अटैक कर दे, तो जो लड़ाई आर्मी के लोग थोड़ा सा मुश्किल से जीत रहे थे, वो एयरफोर्स के लोग आसानी से जीत पाएंगे। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, तो अगर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड होगा तो उसमें आर्मी के लोगों को ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। मतलब वही होगा कि परिचालन दक्षता के लिए दिए गए युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का बेहतर अनुकूलन होगा, ठीक है। इसमें बहुत जो सैनिक होंगे वो आपस में साथ में काम कर पाएंगे, एक दूसरे की जो स्थिति होती है उसको भी समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं आर्मी का हूं, कोई बगल वाला एयरफोर्स का है, तो एयरफोर्स में जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको भी मैं समझ पाऊंगा, आर्मी में जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको समझ पाऊंगा, आर्मी का हथियार मैं समझ पाऊंगा, एयरफोर्स का हथियार वो समझ पाएंगे, एयरफोर्स कैसे काम करती है, आर्मी कैसे काम करती है, वो हम एक दूसरे के साथ समझ पाएंगे। तो हमारे अंदर बेहतर तालमेल होगा, तो बेहतर तालमेल होगा तो हम आगे तरीके से आगे लड़ पाएंगे, ठीक है। विशेषज्ञता आ जाएगी। अब इसमें स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञ लोग आ जाएंगे। अब हेलीकॉप्टर चलाना, कोई भी मिग 28-9 वो सब चलाना, एयरफोर्स को चीजें चलाना, इससे क्या नहीं विशेषज्ञ लोग आएंगे। तो यानी कि जो कोई भी सिचुएशन होगी उसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जो अलग अलग फील्ड में माहिर होंगे, तो अपना एक्सपीरियंस सभी लोग साझा करेंगे, अनुभव सब साझा करेंगे, तो उसमें बेस्ट प्लानिंग निकल के आएगी कि ये प्लानिंग हमको हासिल करनी है, ठीक है। भविष्य में यदि कुछ होता है तो लेट नहीं होगा आर्मी, हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। प्री प्लानिंग हो जाएगी, नेहा मंडल गुड पॉइंट, ठीक। वही सब है। उच्च तीव्रता वाले युद्ध जैसी स्थिति में सैनिकों का त्वरित जमावड़ा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी तुरंत कोई लड़ाई छिड़ गई, तो ऐसे टाइम पे अगर सैनिक का क्या हो जाएगा, तुरंत एक साथ हो सकते हैं, ठीक है, एकत्रित हो सकते हैं।
इसमें पैसा कम क्या नाम कम लागत होगी, हमारा पैसा बचेगा, ठीक है, भारत सरकार का, भारत का। एक साथ लोग होंगे, कई सारी कमांड बनाने के बजाय एक ही जगह लोग होंगे, ठीक है, वहीं देखभाल करना होगा। जो अभी 20 से 25 थिएटर कमांड है उसको जगह हटा के हम एक ही जगह देखेंगे, 5 जगह केवल देखेंगे, वहां हमारा भारत सरकार का पैसा बचेगा, उस पैसे को हम हथियार खरीदने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर इन सब का हो सकता है, एकीकृत शीघ्र और सटीक निर्णय लेने की अनुमति दे सकता है, ठीक है, ये सब हो गया। बट इससे कुछ इसके कुछ नुकसान भी हैं।